हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन कक्षाएं। इलेक्ट्रॉन कक्षाएं जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जो गति करने के लिए जिस प्रकार का एक कक्षा का अनुमान लगाना पड़ता है, वृत्तीय कक्षा में जो है उसको गति करना पड़ता है, उसी कक्षाओं के बारे में आज हम डेरिवेशन पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टोरॉइड के कंडीशन से क्या है, सफिशिएंट है। तो परमाणु का जो रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर हम देखे थे कि रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करता था, वृत्तीय मार्ग में गति करता था। तो जैसे कोई भी कण जो है वृत्तीय मार्ग में गति करता है, मान के चलो एक कोई परमाणु है, इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर कोई जो है क्या, तो इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, तो उसके अंदर जो बल लग रहा है उस बल को क्या कहेंगे, अभिकेंद्र बल कहेंगे। तब उस पर दो बल कार्य करते हैं, एक बल जो होता है उसके अंदर की ओर कार्य करता है और एक बल उसके बाहर की ओर कार्य करता है। तो अंदर की ओर कार्य कर रहे बल को अभिकेंद्र बल FC से नोट किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य लगने वाला जो नॉर्मल बल होता है, ठीक है, उसके अंदर की ओर बल लगेगी वो तो अलग ही है, लेकिन हम लोगों का अपने जैसे मैं आप लोगों को स्टडी करा रही हूँ, तो मेरे बोलने में जो बल लग रहा है वो अलग है, लेकिन उस बोलने के अंदर जो आंतरिक बल है, मेरे उच्चारण में जो अंदर से एक आवाज़ निकल रही है, उस आवाज़ में जो अभिकेंद्र मतलब अंदर की ओर, जैसे पृथ्वी के अंदर के भाग को उसका अभिकेंद्र एरिया बोलते हैं। उसी प्रकार ये नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो इस नाभिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उसको, उस पर लगने वाला बल को हम उसका क्या कहेंगे, अभिकेंद्र बल कहेंगे। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, अभिकेंद्र बल और विद्युत बल, दोनों बल एक समान बल हैं, है ना। तो दोनों इक्वल बल हैं, इसीलिए हम FC और FE को क्या ले लेते हैं, तो चूंकि बल हमेशा बराबर होते हैं, तो FC जो अभिकेंद्र बल है वो और जो विद्युत बल है वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बट हम जानते हैं 11वीं कक्षा में अभिकेंद्र बल किसी भी एटम का अभिकेंद्र बल mv²/r होता है, और स्थिर विद्युत बल जो है 1/4πε0 ZE²/r², जो कि हमने कल पढ़ा। तो इन दोनों का जब रिलेशन देखेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको जब आगे हम देखें तो आगे की इसकी बात की जाए तो उस कंडीशन में हमें नेक्स्ट पॉइंट प्राप्त होगा, किसी भी हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम उसके जो न्यूक्लियस के पॉइंट के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को एकांक मानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसीलिए उस पर जो है Z का मान 1 मान लेते हैं। तब हमें नया रिलेशन प्राप्त होता है mv²/r बराबर 1/4πε0, और यहाँ से Z हो गया 1। जब ये 1 हुआ तो E²/r² हम लोगों को मिल गया। हम क्या किए, हम इस दूरी को निकालना चाह रहे हैं, अर्थात इसके केंद्र से इस इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय मार्ग के बीच की डिस्टेंस को निकालना चाह रहे हैं। तो उसको अधिकतम न्यूनतम दूरी निकालने के लिए R को राइट साइड ट्रांसफ़र किए और इधर जितने भी वैल्यू हैं उसको इधर ट्रांसफ़र किए। ठीक है, तब हम लोगों को नया इक्वेशन प्राप्त हुआ, ये इधर न्यूमरेटर बना तो ये डिनोमिनेटर बना। तब हमें R का मान मिल गया क्या, तो ये E² जो न्यूमरेटर में है वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन इधर आया है तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 4πε0 mv², क्या हो जाएगा, mv²। अब यहाँ r² से एक r क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो ये एक r बचा है और बाकी सब वैल्यू इधर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसके बाद हम यदि इसके बीच लगने वाली इस
परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करें, वेग की बात करें, तब हमें यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर दिख रहा है। इतना को इसको इधर ट्रांसफ़र करके यदि r को इधर ट्रांसफ़र करें तब हमें वृत्तीय किसी भी एटम के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अर्थात जो गति है वो प्राप्त हो जाती है। तो उस कंडीशन में इसका वेलोसिटी वेग जो होती है v का स्क्वायर बराबर e स्क्वायर अपान 4πε0 mr प्राप्त हो जाती है, जहाँ m क्या है, मास है, द्रव्यमान है किसी भी एटम का, और r जो है इन एटम के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है, और यहाँ भी जो है उसमें गति कर रहे कण का वेग अर्थात वेलोसिटी है। ई जो है इस एटम पर उपस्थित आवेश है, और ये जो ई है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है जो वृत्तीय मार्ग में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तब ये गति कर रहे हैं वृत्तीय मार्ग में, तो चूंकि वृत्तीय मार्ग में गति कर रहे हैं तो वहाँ पर एक गतिज ऊर्जा कार्य करती है, और गतिज ऊर्जा को हम k से नोट करते हैं, और k बराबर हम जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर होती है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ रहने देंगे। अब जब हम k = 1/2 mv स्क्वायर निकाले हैं तो चूंकि v स्क्वायर का वैल्यू हमने समीकरण 3 में और प्राप्त किया, इस v स्क्वायर को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हम लोगों को k = 1/2 m मिल जाएगा, और v स्क्वायर जहाँ पर है वहाँ पर इस वैल्यू को हम लोगों को रखना है। तो v स्क्वायर के जगह मिल गए e स्क्वायर बट्टा 4πε0 mr, जो कि समीकरण 3 से रखा गया है। अब यदि हम k का मान निकालना चाहें तो जो डिजिट है वो डिजिट से मल्टीप्लाई होकर 4 2 8 हो गया, और ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर m से m कैंसिल आउट हुए, तो πε0 r हम लोगों के पास बच गया। और इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या माना, फोर्थ इक्वेशन माना, और फोर्थ इक्वेशन मानकर इसको छोड़ दिया। जैसे हम किसी भी एटम के लिए जब वृत्तीय मार्ग के पथ का अनुसरण कराते हैं तो उसमें कार्यरत यदि गतिज ऊर्जा है तो कहीं न कहीं उसकी स्थितिज ऊर्जा भी हमें मिलेगी। तब उसकी स्थितिज ऊर्जा U जो होती है उसका मान 1/4πε0 ई स्क्वायर बटा r प्राप्त हो जाएगा, अर्थात एटम पर उपस्थित आवेश और उसके चारों ओर गति कर रहे आवेश बटा उसकी दूरी। तो ये जो है हम लोगों का स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा के क्या होती है, बराबर होती है। तो इसीलिए हमें u बराबर 1/4πε0 ई स्क्वायर बटा r इस डायग्राम से मिला हुआ है। यदि हम क्या करना चाह रहे हैं, इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से हम टोटल ऊर्जा निकालना चाह रहे हैं इसकी, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु की टोटल ऊर्जा E बराबर एनर्जी को E से शो किया जाता है, और E बराबर हमें प्राप्त हो जाता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम K से शो करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम U से शो कर देते हैं। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू मिला है उसको वहाँ पर रखते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू मिला है उसको वहाँ पर हम शो आउट कर देते हैं। तो देखो यहाँ से सिर्फ हम लोगों का ई स्क्वायर और 4πε0 r कॉमन निकल रहा है, और सिर्फ 1/2 यहाँ पर बच रहे हैं। मीन्स दैट जब इसका एलसीएम करेंगे तो हम लोगों को 4πε0 लिख देना है, 8πε0 r लिखेंगे, और फिर यहाँ से ये इससे डिमोनिरेटर से कैंसिल आउट हुआ तो 1 हुआ, ई स्क्वायर बचा, लेकिन यहाँ पर जब इससे डिवाइड हुआ तो 2 बचा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 ई स्क्वायर से किए तो इसीलिए 2 माइनस में है और प्लस 1 में है जो है, इसीलिए ये जो है माइनस चिन्ह हम लोगों के पास शेष बच गया। मीन्स दैट E इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर बाई 4πε0 8 हम लोगों के पास शेष बचा। अब इलेक्ट्रॉन में कुल ऊर्जा जो होते हैं क्या मिल गए, ऋणात्मक हो गए, जिससे वो नाभिक से
परिबद्ध होते हैं और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो होती है नाभिक के चारों ओर बंद कक्ष में नहीं घूमते हैं। इस बात को ये क्या करता है तो शो आउट कराता है। यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होती है तब उस कंडीशन में इस नाभिक से परिबद्ध चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उस ऊर्जा का धनात्मक होती है वह उस नाभिक के चारों ओर ये जो बंद कक्ष में वृत्तीय मार्ग में नहीं घूमते हैं क्योंकि वो बंद कक्ष होती है। तो इस प्रकार हमने देखा इलेक्ट्रॉन कक्षाएं।